और क्या देख के लग रहा है नहीं बेटा बैठ जाओ आटो बैठ जाओ जल्दी जल्दी पढ़ो उसके बाद हम समझ रहे हैं ठीक है जी है डीपली पढ़ा है उसके हिसाब से क्वेश्चन तो बहुत बेसिक है बेटा पढ़ना चाहिए हमको अरे वो पढ़ तो रहे हैं हम मतलब सब बता रहे हैं तुमने कुछ समझ लो उसका आंसर एक तो नहीं है क्या एक तो नहीं है तो क्या मतलब सर एक नहीं है ये सब झूठ बोल रहे हैं एक नहीं है उसका आंसर तीसरा आंसर है पता नहीं क्या बेटा देखो अब पढ़ाई ए बोलो मत बेटा काम मत बोलो देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैंने कल आपको बताया था ये खा लो बेटा ये इसके भी खाने को होते हैं ए अब बोलो मत मैंने कल बताया था साइंटिस्ट का नाम अलैक जेफरी का बताया था क्या सर अलैक जेफरी बताया था जिसने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप करी इसके बाद इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के फादर कौन थे बताया था बेटा डॉक्टर लाल सिंह ये तो बताया था यस सर इसके बाद तीसरा बात आई थी मैंने कि यहाँ पे जो हम देखते हैं वो क्या देखते हैं बीएनटीआर क्या देखते हैं बीएनटीआर इसका मतलब क्या होता है वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट टैंडम रिपीट सही है इसके बाद मैं आपको मेथड बता रहा था क्या बता रहा था मेथड एंड टेक्निक्स मेथड में मैंने पहले बताया था कि हम लोग आइसोलेशन और डीएनए करते हैं बेटा अभी ये करते हैं आपको खाली बैठे रहो बाद में डालते हैं ठीक है मेथड की बात करें तो हम लोग मेथड मैंने कहा था पहले आइसोलेशन करते हैं कौन सी प्रोसेस होती है सेंट्रीफ्यूगेशन सही है आइसोलेशन के करने के बाद जो हम पहला देखो क्या करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं दूसरा क्या करते हैं बेटा पीसीआर का मतलब होता है कि हम डीएनए की कॉपी करें आउटसाइड द सेल यानी सेल के बाहर एम्प्लीफिकेशन करते हैं ठीक है और डीएनए की कॉपी भी बोलते हैं पीसीआर और पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन सही है तो यहाँ पे मैंने दो पॉइंट आपको लिखवाया था खाली ये तो लिखवाया था अभी तक इतना ही लिखवाया इसके बाद अभी नहीं लिखवाया तो बेटा इसके बाद आपने हेडिंग डाला के बारे में बता दिया था रिस्ट्रिक्शन एंड रिस्ट्रिक्शन अभी इतना ही डाल दो ठीक है तो पहले आप लोग कॉपी निकालो आप लोग निकालो क्या भी हुआ अब है भी नहीं वैसे भी आप अच्छा कुछ लोग होते हैं पूछते हैं कि लगता है मना ही कर दो इसे डायरेक्ट देना चाहिए ना जैसे चाय अगर कुछ लोग हैं कि जैसे आपको मेहमान आया तो कहते हैं चाय बनाने का मेहमान को क्या कहेगा चाय बनाओ बनाने का मतलब होता है कि हमारी बनाने की इच्छा नहीं है कि हम कह दो तो बना देंगे अरे बंदी तो ही लेकिन मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि पूछते हैं कि चाय पियोगे नहीं चाय बनाने ऐसे करके शहर में जाते हैं वो कहते हैं अरे रहने दो चाय और फिर रहने भी देते वो कहते हैं अरे नहीं बना ले रहे कहते लाइन में ऐसा होता है लेकिन मुझे लग रहा है बिना पूछी बना देनी चाहिए हां अच्छा अब आप अपना ही तो कि मैं आऊं तो मुझसे पूछना मैं बना दूं मेरे लिए समझ में बन जाती है पूछता कोई नहीं लेकिन जब तुम रिश्तेदारी में मैंने देखे हैं ऐसे फिर जाते हैं पूछते हैं बेटा हम लोग पढ़ रहे थे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पढ़ रहे थे और मैंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बताया था जो अलैक जेफरी थी उन्होंने टेक्निक डेवलप करी थी सेकंड हमने बताया था डॉक्टर लाल सिंह जिन्होंने क्या करा था फादर ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं उन्हें फिंगरप्रिंटिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मतलब ये होता है बेटा कि आपका डीएनए जो होता है उसमें बीएनटीआर देखे जाते हैं क्या देखे जाते हैं बीएनटीआर बोलते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर खत्म हो जाएगा आज आप लोग क्वेश्चन ले लेना और उसके बाद आप लोग क्या करना क्वेश्चन लगाना और आज ही से हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं ठीक है तो आप लोग थर्ड पार्ट लिखो टेस्ट का तो बायो टेक्नोलॉजी पर स्टार्ट करो इस साल एक तरफ चलो ऐसा अच्छा लगेगा बेटा इसके बाद आप लोग नेक्स्ट पार्ट लिखो क्या लिखवाता नेक्स्ट पार्ट
एंड में रिपीट ना। हाँ नेक्स्ट वन लिखो इसके, लिखो डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय डीएनए फ्रेगमेंट्स आर यही बात है ना। हाँ कॉन्टेक्ट करो। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय एगारोल जेल। एगारोल जेल होती है, जेल होता है। हाँ एगारोल जेल क्या आप लिख के इस खड़े हो गए हो? इस टेक्निक को बोलते हैं कमला का को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं? एगारोल से करते हैं, इसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। चल यार सही है। ये सब टेक्निक आप कहाँ पढ़ोगे बेटा? बायोटेक्नोलॉजी। ये सब चीजें हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पता है आपको? हाँ। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू साइज डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं, उनको सेपरेट किया जाता है। कौन सॉल्यूशन किया जाता है? क्या? इथीलियम ब्रोमाइड इथीलियम हाँ। होता है। ऑरेंज कलर। हाँ, और उसमें जो बैंड दिखते हैं वो क्या दिखते हैं? ऑरेंज Orange कलर। कलर। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्वेश्चन आ चुका है। तो ये भी टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीआर हो गया, इसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन तो 100% आता है। लेकिन अभी तो हमें खाली ये प्रोसेस है, इसलिए अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखना आप। लिखो द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स, the separated DNA fragments are visualized under ultraviolet radiation ultraviolet radiation after applying suitable dye सुटेबल dye dy ठीक है, लिख लिया? पहले लिख लो, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, इस बार नेक्स्ट पॉइंट लिखो। लिखो द डीएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम electrophoresis plate to the DNA is transferred from electrophoresis plate to nylon nylon membrane sheet. This is called southern blotting. क्या बोलते हैं इसको? इसको डायरेक्ट कर लेना बेटा। ठीक है, साउथर्न ब्लॉटिंग। साउथर्न ब्लॉटिंग लिख लिया बेटा? तो साउथर्न ब्लॉटिंग किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट से नायलॉन शीट को ट्रांसफर करना। ठीक है, उन डीएनए फ्रेगमेंट बेटा। इसके बाद नेक्स्ट लिखो फ्लो। ऐसे लिखना है PROVE फ्लो। देखो PRO नहीं ऐसे लिखो PROVE फ्लो are now added which bind to specific nucleotide sequence that are complementary to them.
दिमाग दिख रहा है बेटा? इतना दूर क्यों बैठ रहे? इधर आ जाओ, लिख लिया बेटा। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। लिख लिया? देखो एक बार आप लोग ऐसे समझ लो, बेटा इधर देखो। प्रूफ का मतलब समझ लो, प्रूफ का मतलब क्या है? यहाँ से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, है क्या? ये पता है क्या होता है? अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो ये एक रेडियोएक्टिव डीएनए होता है। क्या होता है? रेडियोएक्टिव डीएनए, जो हम बोल सकते हैं आरटीपीसीआर। ऐसा बोल सकते हैं। और रेडियोएक्टिव डीएनए का हम ये से क्या बोल देंगे? प्रूफ बोल देंगे। और इसका हाइब्रिडाइजेशन किससे कराएंगे? जो हमारा डीएनए होगा उससे, जो हमारा डीएनए क्रैक से लिया गया है। अब आप लोग पहला क्वेश्चन आपका मन में आएगा, सर ये बनाया क्यों है? उसी को देख लेते हैं। बेटा ऐसा होता है, अगर उसका कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया तो वो हमको दिख जाता है ये प्रूफ, वो हमको ऐसे दिखेगा नहीं होगा, तो इसको देख के हम स्टडी कर लेंगे। नहीं समझे? देखो ऐसे मानो ये मार्कर है, ये मार्कर ए वो वाला डीएनए है जो हमें एक क्रैक से मिला है, ठीक है। अब हो सकता है कि ये मार्कर ऐसा हो कि इसको हम स्क्रीनिंग ना कर पाए, मतलब कंप्यूटर ना ले पाए, तो हम इसकी तरह कोई दूसरा बना लेंगे और इसका उससे हाइब्रिडाइजेशन करवा देंगे। तो इसका मतलब ये होगा जैसा ये होगा वैसा ही होगा, अगर इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा और हम उस पे स्टडी कर लेंगे। समझ गए आप? इसलिए वो होता है प्रूफ। प्रूफ का मतलब होता है रेडियोएक्टिव डीएनए जो उसके फुल कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सही है? क्लियर होगा? चलो नेक्स्ट देखो। दिस द हाइब्रिडाइजेशन डीएनए फ्रेगमेंट, लिखो द हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट, the hybridized DNA fragments are detected by autoradiography, autoradiography देखिए बेटा। they are observed as dark band, बेटा तुम्हारी क्या मंगाई थी आज तुम्हारी? as dark band, देखो डार्क बैंड ऑन एक्सरे फिल्म, आप समझ से कितना मंगाई है? बिस्किट ही मंगाई है। dark band, 20 पैकेट। देखो डार्क बैंड ऑन एक्सरे फिल्म, 20 पैकेट बिस्किट थे और 50 चाय थे। ये आदमी ने 2 गिलास पिए। मैं चाय पीती डार्क बैंड ऑन एक्सरे फिल्म देखिए। झूठ भी तो सच। यहाँ पे बच्चे ऐसे कहते हैं मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैं चाय बहुत नफरत हूँ। हाँ सच में नहीं पीते हैं सर। और घर पे जाके बड़ा वाला गिलास पीते हैं, घर वाला इतना सा खाली रह गया। कुछ भी ऐसा होता है? नहीं होता है। नहीं अब दीदी जैसे कॉफी भी समझ लगता है। अभी बड़े लोग हैं ना। नहीं ऐसा तो बड़ा ही है। थोड़े पैकेट कॉफी मिलते हो। बेटा ये नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा, वो कह रहा है ये बात। वो खुद कॉफी ए बोलो मत, लेकिन लगभग ए आज से 5 साल पहले मैं तो चाय का पूरा गिलास होता था बड़ा वाला, वो भर के लेता था और वो पूरी पीता था भर के, और गिलास चाय बचती थी फिर पीता था। सर हम लोग बाय चांस पीते हैं। मैं सर हमेशा चाय अब बनाती तुम्हारे घर में तुम्हारे जो यहाँ बन रही है उसमें चाय में हमारी चाय में बहुत डिफरेंस था। वो कहते प्योर दूध में बनती थी। हूं। सिंगल भी पानी में पता था एक कितना भी पानी। हमारे यहाँ दूध पानी मिल जाता है। वो चाय अच्छी लगती है, ये तो नॉर्मल चाय है, ये तो क्या चाय है? इसमें तो आधा पानी होगा। आधा क्या? तो वो दूध पी रहे हो आप लोग, मजा आ रहा है। चलो लिखो भाई। हाँ लिखिए बेटा। अब आप लोग समझो कोई टेक्निक को। देखो पहले बात तो आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के मेथड जो मैं लिखवाए ये 1 by 1 करके याद करना है, सीक्वेंसिंग प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं आपने एक याद कर लिया दूसरा नहीं छोड़ दिया। देखो कैसे, जो सबसे फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखवाया, अब आप लोग सुन लो बेटा। एक बोलो माता, मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखवाया, मैंने कहा डीएनए का क्या किया जाता है? पहले आइसोलेट सेल से आइसोलेट करोगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ध्यान रखना प्रोसेस के भी नाम पूछे जाते हैं, क्लियर? सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। सेकंड क्या रहता है? उसके फिर फ्रेगमेंट्स किया जाता है। क्या किया जाता है? लेकिन उससे पहले क्या रहता है? पीसीआर। पीसीआर का मतलब होता है
बोल रहा है बेटा, बोल कर रहा है। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसका मतलब होता है डीएनए को एम्प्लीफाई करना, मतलब उसकी कॉपी करना, सही है। उसके बाद क्या होता है, उस डीएनए को हम लोग फ्रैगमेंट्स में काट लेते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किसके द्वारा, रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस के द्वारा, क्लियर हुआ। इसके बाद क्या होता है, उसको हम सेपरेट करते हैं, क्या करते हैं, सेपरेट, और उस टेक्निक को बोलते हैं बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पता है आपको। यार अगर हमें डीएनए को अकॉर्डिंग टू साइज सेपरेट करना है, तो अब तुम ऐसा मत सोचना डीएनए इतना बड़ा है कि हम उसको हाथ से उठा के ऐसे रख देंगे, वो इतना छोटा होता है आपको दिखेगा भी नहीं। तो उसको हमें सेपरेट करना है, तो किससे करते हैं, कौन सा टेक्निक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके बाद क्या होता है बेटा, एक इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखना कि जब हम उसे इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट से नायलॉन पे लेके आते हैं, तो उसको बोलते हैं साउथर्न ब्लॉटिंग, क्या बोलते हैं, उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम उसके कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ग्रुप और कुछ नहीं, रेडियोएक्टिव डीएनए का आप लिख लो, ध्यान रहेगा। और इसके बाद बेटा क्या होता है, उसका क्या कराते हैं, हाइड्रोजन करवा देते हैं, क्योंकि उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो हाइड्रोजन कर लेगा, और उसको फिर हम एक्स-रे फिल्म में ले आते हैं, क्लियर हुआ। तो ये पूरी टेक्नोलॉजी होती है, इसे बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्लियर हुआ। ये हम लोग करते क्यों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, किस यूज में होती है, तो आपको पता है, भाई माता देख रहा हूँ, पापा देख रहा हूँ अपने, सही है, या फिर कोई क्राइम सीन हो उसमें, ठीक है। तो आप लोग इसके बाद देखो बेटा एप्लीकेशंस, ये डायग्राम मैं ऐसे समझा दूंगा, ठीक है, सबके पास होगा बेटा ये वाला, ये हेडिंग डालो एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब बेटा आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करो, सही बहुत मेहनत है। देखो एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है, समझ एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सही है। तो मैंने कहा था ये कहाँ होता है, क्राइम सीन में यूज होता है, भाई किसी की चोरी हो जाती है या फिर कोई मर्डर हो जाता है, तब ऐसा होता है। तो लिखना फर्स्ट पॉइंट, लिखो इट इज यूज्ड एज अ टूल, TOOL टूल इन फोरेंसिक टेस्ट, टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स। देखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखो इट इज यूज्ड टू पैटर्निटी डिस्प्यूट्स, देख लिया। इसके बाद यानी कि हमें पता लगाना है कि हमारे मम्मी पापा कौन से हैं। इसके बाद नेक्स्ट लिखो इट इज यूज्ड टू determine population and genetic diversity to study evolution, genetic diversity to study evolution, देख लिया। तो ये सब इसमें क्या होता है, इसी का यूज होता है, किसका, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। इससे हमें पता लग जाता है कि डीएनए कहां से कैसा गया, ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग ये सब पता लगा पाते हैं कि क्राइम किसने किया, कैसा किया, ठीक है, इस चीज को पता लग जाता है बेटा। इसके बाद आपको पता है राजीव गांधी का जो वो हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, पता होगा आपको। तो उसमें जो जिसने किया था उसका पता इसी लगाया था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, ठीक है। कौन था उसका पता है आपको, धानु नाम का एक व्यक्ति था, उसने किया था। तो उससे पता लगाया था कि किसने किया है, तो इसी से किया था, पता लगाया था किसने, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब आप लोग एक डायग्राम देखो बेटा, देखो इसमें कैसे पता लगाते हैं। ये देखो
ये जो ये है, अब इसमें तुमको कुछ देखनी है, आपने किताब में देखो। ये देखो, ये दो इंडिविजुअल है, एक ये है, एक ये है, और ये वाला लिया नहीं, किसका? क्राइम का, इसका क्राइम सीन। तो यहाँ पे देखो, इनने जो क्रोमोसोम लिया है वो 7 लिया है, 2 लिया है और 16 लिया है। कौन कौन सा लिया है? 7, 2, 16 दिख रहा है आपको, क्रोमोसोम नंबर लिखा है। और क्राइम सीन का भी कौन सा लिया है? 7, 2, 16। अब आप लोग इसका BNTR देखो, अगर आप इंडिविजुअल ए का देखोगे तो क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम है ना, उसका नंबर देखो, BNTR का जो स्टार्टिंग में लिखा है 3, कितना लिखा है? ये लो, जो ब्लैक ब्लैक है 3 होंगे, 1 2 3 3 है। और उधर वाले का देखो, उसमें 11 होंगे, देखो 11 है, ये लो 11 होंगे। 11 और देखो आप क्राइम सीन का देखो तो इसमें भी क्या है, कितने हैं? 11 है, 11 है। अब ये क्रोमोसोम देखिए आपने। अब क्रोमोसोम 2 पे देखो, जो इसका है, इसके कितने हैं? इसके देखो 8 होंगे, 7 या 8। और उसके कितने? 7। उसके कितने? 7 नहीं, 7 नहीं, 3 3 6 7 ही है, 7 है ना। और उसके साथ है, उसके भी 7 होंगे। और क्रोमोसोम 16 पे देखो, इसके कितने बेटा? 3 2 5, और उसके भी कितने हैं? 3 2 5 5 है। तो इसका मतलब इससे क्या पता लगता है? इंटीजर बी क्या है? इस क्राइम से मेल खा रहा है, तो वही क्या हो जाएगा? तो ये क्या देखा है? BNTR क्या देखा? समझ गए आप लोग? सर इसको जेनेरेट्रोफोरेसिस में क्यों डालते हैं? ये इसको क्रोमोसोम अब ये मतलब जेनेरेट्रोफोरेसिस में इसलिए डालते हैं कि उसका अकॉर्डिंग टू साइज में सेपरेट हो जाते हैं, बस इतना होता है जेनेरेट्रोफोरेसिस टेक्निक, ठीक है। और उसमें हम कैसे देखते हैं? ऑरेंज बैंड कलर की होती है, सही है। तो ये सब टेक्निक आपको बेटर नहीं पता चल जाएगी बेटा। ये आपका चैप्टर था, कंप्लीट हो गया, सही है। किसी का इस चैप्टर को डाउट हो उससे कर लो अभी भी। अगर किसी का कोई ऐसा डाउट हो कि ये सारी बात, हां कितनी 60 मिनट में, तो 20 मिनट में होती है। अच्छा वो वैसा क्वेश्चन है वो तुम्हारा पीस जैसे अब सर 20 मिनट में 2 बन रही है, 40 मिनट में 4। हां वो मैंने पूछा इसका 60 मिनट में कितनी बनेगी? 60 मिनट में उसका डबल करते रहो, जब इसमें क्या होता है? 8 में नहीं ना। हां मैंने लगाया था तो उसमें वो 60 ही हुई। मैंने दिखाया था। जो मैंने बताया था वो फिर लेकिन क्रोमोसोम किसका है ये बताओ, DNA किसका है? इसे डिपेंड करेगा क्योंकि सेल का चलो ये क्वेश्चन अभी बात नहीं है, पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, तो आप लोग नया चैप्टर निकालो। एक तो आप लोग का क्लास में तुरंत कर दीजिए, आपको टाइम नहीं मिलता। पहले 5 तक थी तो आप लोग आराम से क्वेश्चन पूछ सकते थे इसके यहाँ। अभी आपका तुरंत 6 तक लगता है। हां सर, अब पहले 5 तक थी तो आप लोग बाद में आराम से क्वेश्चन पूछ सकते थे। तो अभी चलो मैं एक बता दूंगा बेटा। चलो आप क्वेश्चन बता देना, फिर चैप्टर स्टार्ट कुछ करो। जो बोलते थे आरती लग रहा है मेरा क्वेश्चन मत पूछना है, ऐसा नहीं है सर, बता देंगे बेटा, बता देंगे। चलो एक हम लोग चैप्टर हमारा नया स्टार्ट होगा, वो कौन सा होगा? चैप्टर नंबर एक। तुम्हें क्वेश्चन लेने हैं ना, अभी ध्यान रखो, अभी दे लो, मैं ले जाऊंगा। वो भी नहीं लेके आए सर। आरती लेके आई है? नो मैं वो भी नहीं लेके आई। तुम लेके आई हो? वो भी नहीं लाई है। चलो मैं फोटो ले लूंगा। बेटा हम लोग चैप्टर निकालो। गोली दे देते हैं। तेरी गोली देते हैं, गोली नहीं मैं अब रात को तो मैसेज किया मैं सर पहले क्वेश्चन ले आप मेरे चला वो भी 12:30 पढ़ो पढ़ो वही तो कैसे अच्छा ये बताओ बेटा, एवोल्यूशन क्या होता है? इससे हम लोग क्या समझते हैं? नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नाम लगाओ एवोल्यूशन, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और एक बार बताओ, पहले बात सुनो, आज आप लोग बेटा कृपया करके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के सारे क्वेश्चन लगा लेना। सर आप कृपया करके आज दे दीजिए। और जो भी क्वेश्चन ना हो पाए, सही है, वो आप लोग बेटा यहाँ मत लाओ यार, क्योंकि हमें पूरी वीडियो बनानी पड़ती है यहाँ, इसलिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे नहीं करते थे, मैं तो सॉल्यूशन भेज दूंगा। समझने वाला था, इसमें आप व्हाट्सएप पे जल्दी कर नहीं पाते। हां अब आप लोग ये बताओ, हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा? एवोल्यूशन, ठीक है। अब बेटा रखो ये किताब, आप लोग बताओ एवोल्यूशन से क्या समझते हो? अरे विकास विकास हिंदी में कहो, उसके बारे में बताओ।
अरे एडवांसमेंट कैसे नाइन्थ क्वेश्चन डेवलपमेंट डेवलपमेंट की रूल्स होते हैं। हाँ तू बता बेटा बताओ। अरे एडवांसमेंट मतलब किसी का विकास होना, विकसित होना, मतलब कैसे विकसित होना एवोल्यूशन कराता है। तुम दोनों बताओ। जैसे हिंदी हाथ मीडियम। पैर किसी चीज में समय के साथ बदलाव होगा। किसी चीज में समय के साथ बदलाव होगा। पता है आपको ये बात? यस इसे एवोल्यूशन बोल सकते हैं। आगे अगर हम सबसे अच्छी भाषा में बोले तो पता है आप ऐसे बोला करो कि हिडन पोटेंशियल का बाहर आना। जैसे अगर ये मार्कर है, इसके अंदर अगर पोटेंशियल इसका छुपा हुआ नहीं है तो ये कभी एवोल्यूशन नहीं करेगा। करेगा बताओ? इसका एवोल्यूशन का सेम मतलब होता है हिडन पोटेंशियल का बाहर आना। फिर वो आपको टाइम के साथ दिखता है। जैसे आप लोग ऐसे नहीं कह सकते कि एवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि एक सपोज बदलाव, सही है? नॉर्मली बदलाव नहीं होता है। नॉर्मली होता है कि जिसके अंदर कोई पोटेंशियल है उस तरह से आप हो। आप लोग अभी लगातार पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आपके अंदर पोटेंशियल छुपा हुआ है, आप फ्यूचर में एमबीएस बन गए तो ये क्या हो जाएगा? आपका एवोल्यूशन हो जाएगा। सोच सकते हो। ऐसे ही आपने गांव देखे होंगे, उनका क्या होता है? एवोल्यूशन होता है। जैसे पहले गांव अपने गांव कैसे थे? ना कोई रोड था ना कुछ था, पहले घर भी ऐसे बने हुए थे। आजकल गांव भी बहुत अच्छे बन गए, सब मिला डाली है बीआईटी तरीके से सब। सही है? रोड लाइट है। क्या मतलब कहाँ पे आएगी? अरे लाइट तो बहुत आती है। मैं जाता हूँ, चली जाती है, रात को भी जाता हूँ। तुम्हारा गांव भी पिछड़ा हुआ है। अरे 2017 में बिजली जाती ही है पूरे गांव में। इधर आके इस पे क्या होता है? ये चली जाइए पूरे गांव में बिजली ही जाती है। तो बेटा कहीं ना कहीं तुम्हारे गांव जाते हो, हमारे यहाँ तो पता ही लगता लाइट जाती है। ऐसा होता है नॉर्मली यहाँ गांव में। हाँ, गाँव में होता है। इसके बाद सुनो, तुम्हें क्या लगता है? मम्मी कर रहा हूँ। इसके बाद सुनो बेटा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है तो एवोल्यूशन वाला समझे तो हम लोग सोचेंगे पहले आप लोग क्या थे? बंदर थे। आप लोग नहीं, आप लोग पूर्वज। आप भी थे सही है? आपके पूर्वज कहते बंदर थे। तो बेटा वो बंदर से कैसे इंसान बने? इंसान। ये हमें यहाँ पे तो ये समझना है कि हमारा जो धरती है। अच्छा आप लोग ये बताओ कि धरती पे इंसान है वो कैसे है? तो बोले बताएगा ना, जो धरती पे इंसानों की उत्पत्ति हुई कैसे हुई है? इस चैप्टर में एक समझेंगे हम। आप लोग किताब को हटा के बताओ पहले बताएगी ढूंढना, ठीक है? अब अपने धर्म को लेकर बताओ, धर्म को लेकर ऐसे नहीं मुझे कि किताब को देखो कि सर पहले इक्वालिटी से आई होगी बंदा है। हाँ बता दो तो बात है, फिर इनसे भी पूछूंगा ये भी तो बताएंगे कि भगवान के अनुसार कैसे आए। आप लोग इस चीज विश्वास रखते हो? आप लोगों को पता होगा कि जैसे हम अपनी बता दे रहे हैं, इन्हें पता नहीं ज्ञान है नहीं इतना। मुझे लगता है कि हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हम लोगों की जो उत्पत्ति हुई है इंसानों की वो ब्रह्मा जी से हुई है। जी मानते हैं ऐसा? ऐसे ही मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अब बताओ जिनसे कैसे हुई है? थोड़ा कहानी बताए? पूरी ज्यादा नहीं क्या? ना शॉर्ट बताओ। मिट्टी से फिर वो पैदा हो गए, फिर इंसान ऐसे ही बने। चलो बच्चे संभाल रहे हैं। इधर मैं बता रहा हूँ। हम लोग बोलते हैं कि हमारी जो उत्पत्ति हुई किससे हुई? ब्रह्मा से हुई। ऐसा मानते हैं? आप लोग भी मान रहे हो ये बात कि ब्रह्मा से हुई है। अगर सोचा जाए बेटा ब्रह्मा जी से उत्पत्ति हुई है तो ये जनसंख्या, अगर आप साइंस को हटाओगे तो आप हो सकता है मान सकते हो ये बात, लेकिन अगर आप साइंस को लेके चलोगे तो आप कभी नहीं बोल सकते कि ब्रह्मा जी से उत्पत्ति हुई होगी। क्योंकि हर आदमी की, आप लोग तो अपने आप को देख रहे हो, लेकिन बेटा कहीं ना कहीं अगर आप ये देखो, अगर वास्तव में भगवान से हुई है, ब्रह्मा जी से हुई है, तो आप लोग बताओ कि धरती के हर एक कोने पे, हर जगह, हर टाइप के एनिमल नहीं होते क्या? होते। लेकिन अगर एवोल्यूशन हुआ है वास्तव में साइंस के अकॉर्डिंग, तो यही तो आपको समझना चाहिए कि जैसे इक्वेटर पे जो होते हैं, जैसे यार मान लिया इसका इक्वेटर ये है, तो आप बताओ जो मैक्सिमम डायवर्सिटी होती है वो कहाँ होती है? इक्वेटर पे होती है। आप जब पोलर तरफ जाओगे तो डायवर्सिटी कम होती रहती है। तो इसका मतलब क्या? ये किसका प्रमाण है? इवोल्यूशन हुआ है। इस साइंस के अकॉर्डिंग ही ये सब बना है। ये बात समझे आप लोग? कैसे मैंने बताया, क्योंकि अगर भगवान बनाते तो यहाँ भी इतनी इंसान बनाते, यहाँ भी इतनी इंसान बनाते, क्या जरूरत थी कि ये भारत में मैक्सिमम जनसंख्या करने की, उधर कम करने की? ये सब हम लोगों का अपने आप से क्या हुआ है। तो हम इस चैप्टर में यही समझेंगे कि कैसे धरती बनी, और धरती बनने के बाद अगर सोचा जाए तो बहुत एक रोचक कहानी है कि कितना बढ़िया एक खूबसूरत क्या बन गया, संसार बन गया। और अगर सोचा जाए तो हम भी एक टाइप के क्या है, एनिमल ही तो है। एनिमल ही तो आप लोग
एनिमल भी हम लोग एनिमल ही तो, लेकिन बस वही है कि हमारा माइंड बहुत डेवलप है, तो हम लोग सब लोगों ने हमने सबको क्या कर लिया है, काबू में कर लिया है हर चीज को। समझे आप लोग ये बात? तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कैसे धरती बनी, सही है। साइंटिस्टों की कौन थ्योरी आई कि लाइफ जो थी वो कैसे करके यहाँ दिखी, कहाँ पे, धरती पे। तो इस चैप्टर में हम लोग यही समझेंगे, ठीक है। और बेटा वो भी ये साइंस ऐसा नहीं थ्योरी देके साइंटिस्ट ने समझा दिया है, खाली बाकायदा प्रूफ भी दिखाए हैं कि धरती के कहीं ना कहीं प्रमाण भी है, एविडेंस है यहाँ पे कि हम लोगों की धरती इवोल्यूशन कैसे हुआ है, वो सब प्रमाण है। समझ गए आप लोग? तो इस चैप्टर में यही समझेंगे। आप ये मत सोचो कि धरती हम लोग कैसे बने, ठीक है। और अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि ये बोलना एक अपने आप में स्टोरी तो सही अच्छी है, अच्छा लगता है कि ऐसे करके धरती पे इंसान बने होंगे, ये सब बना होगा, लेकिन अगर प्रूफली देखा जाए तो ये संभव नहीं है। मुझे ये थोड़ा अच्छा ही लगता है कि हम लोग ये कहते हैं, अगर आप ये कहते हो कि आप मानते हो ब्रह्मा जी से बने, आप अमेरिका चले जाओ, उन्हें कोई जानते नहीं होगा ब्रह्मा जी कौन है, तो वो उनका भी तो एक अपना थ्योरी होगा कि धरती पे लाइफ कैसे रह गया। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू साइंस देखें तो ये सब गवाते गलत है कि हम कैसे बने, तुम कैसे बने हो, क्योंकि हम लोग अपने, वही बात है ना कि यहाँ पे आप लोग ऐसे कर सकते हो कि अपने अकॉर्डिंगली हम लोग वो बात सोच लेते हैं। भाई ये बात तो इंसान तो लेती है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कोई बच्चा पैदा हो गया ये हिंदू घर में तो हिंदू हो गया, कोई बच्चा मुसलमान घर में पैदा हुआ मुस्लिम हो गया, कोई बच्चा सिख घर में हो गया सिख हो गया। वो बच्चा थोड़ा जानता है कि हाँ मेरी कास्ट कौन सी है। अब यहाँ कोई बच्चा सिख घर में पैदा हो, उसे हिंदू घर में भेज दो तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हिंदू की सब बातें जानेगा और वो ऐसे ही बोलेगा कि यार मतलब अपनी बात अपना सब कुछ ज्ञान उसे वही होगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों के अगर हम देखेंगे इवोल्यूशन को किसके अकॉर्डिंग टू साइंस, लेकिन यहाँ पे क्या क्या थ्योरी आई थी, साइंटिस्ट का कैसा कैसा मानना था, वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने बेटा क्या क्या डाला है, हेडिंग डाला है, एवोल्यूशन डाल दिया, चलो चैप्टर डाल दिया, चैप्टर का नाम तो हम लोग पढ़े थे, लिखते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, क्योंकि इसमें समझाने वाली बहुत बात नहीं है, आप लोग खाली समझना है बस और चीजों को याद करना है, ठीक है। तो लिखो पहला लिखो फादर ऑफ एवोल्यूशन, फादर ऑफ एवोल्यूशन। और किसे बोलते हैं बेटा पता है आपको? एम्पीडोक्लस। किसे बोलते हैं? ये बोलते हैं फादर ऑफ एवोल्यूशन। देखो कौन है, साइंटिस्ट है। इसके बाद लिखो बेटा टर्म एवोल्यूशन गिवन बाय, ये एवोल्यूशन टर्म किसने दी थी? तो ये दी थी हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने दी थी बेटा? हर्बर्ट स्पेंसर। देखो टर्म एवोल्यूशन गिवन बाय हर्बर्ट स्पेंसर। देख लिया? अब है डालो बेटा ओरिजिन ऑफ लाइफ। लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ है समझते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखा जाए ना तो ये अपने आप में बहुत बड़ा ये एक हम बोल सकते हैं ज्ञान है, बहुत बड़ा। आप लोग चक्कर में पड़ जाओगे। हम लोग क्या होता है सुबह उठते हैं, पता है सूरज निकलेगा, पता है ना। आपको पता है शाम 5 बजे शाम हो जाएगी, आपको पता है कि रात हो जाएगी 11 बजे। लेकिन अगर सोचो किसी दिन सूरज ना निकले तो क्या होगा? ठंड नहीं होगी बेटा, दुनिया खत्म हो जाएगी फिर। सोचो आप लोग ये सोचो बेटा कि ये कितना अगर इसमें घुसोगे ना तो आप लोग ये सोचोगे कि यार कि हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग एक नॉर्मल से एक व्यक्ति है खाली जो, और वो भी हम अपने ऊपर नहीं चल रहे हैं, एक और भी नेचर चल रहा है। समझ रहे आप लोग? कि सोचो धरती घूम रही है, सन के चारों तरफ घूम रही है, ऐसा बोलते नहीं होते। इसके बाद ऐसे जने कितने वो है प्लेनेट है, एक अपना ही सुनना है जिन्हें कितने सारे हैं, उन पे लाइफ है या नहीं है ये भी नहीं पता है हमें। हो सकता है वो आपको बताइए बात, हो सकता है कि और किसी प्लेनेट पे ऐसा है, यहाँ पे लाइफ है, वहाँ भी हो, वहाँ भी कोई प्रधानमंत्री हो, वहाँ भी कोई टीचर पढ़ा रहा हो, तो जरूरी है भाई यहाँ पे भी तो धरती है खाली। जिस दिन ये क्या हुआ, जिस दिन कोई इफेक्ट हो गया उससे सब खत्म हो जाओगे, तुम हो क्या एक एनिमल ही हो और क्या हो।
तो अगर हम तो यहाँ पे देखा जाए तो ये बहुत ही रोचक चीजें हैं, लेकिन हम लोग पढ़ना उतना चाहते नहीं कि भी आप नीचे निकाल दो पहले। अगर दो चीजें पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छी कहानियां मिलेंगी इनके पीछे, ठीक है? तो हम लोग को समझते थोड़ा। तो आप लोग हेडिंग डालो ओरिजिन ऑफ लाइफ में लिखो, देखो एज ऑफ यूनिवर्स, एज ऑफ यूनिवर्स, एज ऑफ यूनिवर्स, हाँ एज ऑफ यूनिवर्स एस्टिमेटेड 10 to power 10 से 10 to power 13 years से लिखा है माइनस एज ऑफ यूनिवर्स एस्टिमेटेड 10 to power 10 से 10 to power 13 years। इसका अगर हम जोड़े तो आएगा लगभग 20 बिलियन ईयर्स एगो। क्या आएगा? 20 बिलियन ईयर्स एगो। तो आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हो, अगर ऐसे ना समझो 20 बिलियन ईयर्स एगो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो यूनिवर्स है वो लगभग बना था, कब बना था बेटा? 20 बिलियन साल पहले। 20 बिलियन का मतलब समझ रहे हो आप लोग? 1 बिलियन में 1000 बिलियन होते हैं, समझ रहे हो? और सोचो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो ये कितनी साल पहले की कहानी है, बहुत साल पहले की कहानी है। 1 मिलियन में 1 बिलियन में 100 मिलियन में 1000 मिलियन होते हैं कदे। देख तो गूगल पे सर्च कर प्रेमपाल ये कह रहा है 1 बिलियन में 100 मिलियन होते हैं, मैं कह रहा हूँ 1000 मिलियन होते हैं। मुझे ऐसे बताया जा रहा है, अब आपको सर्च करो प्रेमपाल, हैंग डालो। अब इसके बाद हैंग डालो बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। क्या बोल रहा है? सुननी का क्या कह रहा है? सही है ना? मेरा नहीं है, मेरा ही है बेटा, मुझे पता मेरा ही है। अब ध्यान रखना 1000 मिलियन होते हैं, ठीक है? 1 बिलियन। ये बिग बैंग क्या है? जो इन्हें ये कहा था कि जो ये पहले जो पूरा ये सब कुछ होगा, जितना भी था, जितना भी पूरा जो था वो एक आग का गोला टाइप का था। क्या था? आग का गोला। और इसमें क्या हुआ? विस्फोट हुआ। क्या हुआ? और विस्फोट हुआ तो जो हमारी अर्थ धरती है, जैसे अर्थ हो गई, इसके बाद और भी कई सारे प्लेनेट हैं, वो क्या हो गए? उस टुकड़े टुकड़े हैं। क्या है? जो सन के अराउंड क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। समझ गए आप लोग? इसी थ्योरी को बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। समझ गए? तो देखो इसमें लिखो according to it, according to it, according to it, the universe originated, universe originated। हम लोग बेटा अगर पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं ना, आपको खाली अपनी धरती की देशों के बारे में पता होगा। आपको पता कितने देश हैं? 200 करीब देश हैं, 200 करीब। आपको पीलीभीत नहीं घुमा होगा अभी तक, तो पीलीभीत बहुत छोटा है, पूरा जिला। इसके बाद अपना यूपी घूमो, पहले यूपी के बाद पूरा भारत घूमो। ऐसे भारत की तरह बेटा 200 करीब देश हैं। आपको अभी ये भी नहीं पता है कि पता नहीं कुछ ऐसे देश हैं जिनमें ये तक नहीं पता है कि वहां पे भाषा कौन सी बोली जाती है, वहां खाना क्या खाया जाता है। हम लोग कितने देशों के बारे में जानते हैं? मैं 10-15 जो हमारे आसपास हैं, जैसे चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, इनके बारे में हम जानते हैं। अमेरिका हो गया, इनके बारे में जानते हैं। ये मुश्किल से 15-20 बैठेंगे, 20। और सोचो 200 देश हैं जो हमें आज तक ये नहीं बताया वहाँ के इंसान कैसे होते हैं। अपने धरती की बात कर रहा हूँ मैं, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। हम पूरे ही सबके बारे में जानते हैं। आप लोग यूट्यूब पे देखा करो, देशों के नाम डाल डालते, और वहाँ की आप देखोगे तो आप लोग पता नहीं क्या देखते हो, उसमें हर चीज आती है कि वहाँ की भाषा क्या होती है। क्या हुआ?
हाँ ये है दिखा रहा है। तो बेटा यहाँ पे देखो कितने सारे जैसे 12 तो इतना सा दिख रहा है इतना बड़ा देखो इधर है वो तो ये खाली भारत है ना। अगर हम इसको देखोगे तो बेटा पूरे दुनिया के सामने जरा दिखा दो बोला तो कहीं ना कहीं कह रहा है इधर देखो बड़ा दिख रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको भी ये नहीं पता है कि हमारे देश के बाहर देशों में और देशों में क्या होता है, वहाँ प्रधानमंत्री बनता भी है नहीं बनता है। हम लोग तो बहुत 50 देशों का जानते हैं, बहुत मैं बता रहा हूँ 50 देश, आपको 20 देश के ज्यादा नाम तो नहीं बताऊंगी अगर आपसे दूर जाए तो। सही है। और देश कितने 200। हमें ये तो नहीं बताया कि हम लोग गेहूं चावल खाते हैं, वो लोग गेहूं चावल खा होते भी हैं वहाँ पे नहीं होते हैं, वो जानते भी हैं गेहूं क्या होता है। हम लोग आसपास के देशों के बारे में जानते हैं खाली, अगर 15 20 25 देश गेहूं तो सही है। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो रही है पूरी दुनिया में पूरा ब्रह्मांड की बात। तो देखो अकॉर्डिंग टू इट द यूनिवर्स ओरिजिनेटेड about 20 billion years ago 20 billion years ago। तो ये कहानी आज की नहीं है बेटा, कई हजार साल मतलब कई 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 हजार साल पहले कहानी, 20 बिलियन ईयर से ऊपर करीब। देखो ड्यू टू अ थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। साइंटिस्ट का मानना था कि यहाँ पे एक बम की तरह से विस्फोट होता है, ऐसा विस्फोट हुआ। थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन कॉल्ड बिग बैंग, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, बिग बैंग। थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन कॉल्ड बिग बैंग। समझ गए आप लोग। इनने कहा है कि ये क्या होता है, एक यहाँ पे क्या हुआ है, एक विस्फोट हुआ है बहुत बड़ा, जैसे होता नहीं थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है, बम का फटना। तो ऐसे यहाँ पे क्या हुआ, टुकड़ों में टूट गया। तो ये हम धरती पे रहते हैं, क्या है, टुकड़ा है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट देखो यूनिवर्स कॉम्प्राइजेज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी। यूनिवर्स क्या है बेटा, गैलेक्सी का एक पूरा मिला के है, तो हम बोल सकते हैं क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी। क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी। हम लोग कौन सी गैलेक्सी बताओ, मिल्की वे। कौन सी है, मिल्की वे गैलेक्सी। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो गैलेक्सी कंटेन स्टार एंड क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट। तो गैलेक्सी में क्या क्या होता है बेटा, ये सब होता है, आपको पता है। इसके बाद नेक्स्ट देखो अबाउट 4.5। ये आप लोग जो डेट में लिखवा रहा हूँ, जैसे 20 बिलियन ईयर से हो, इसके बाद 4.5, ये सब अंडरलाइन करते हैं। देखो अबाउट 4.5 बिलियन ईयर से हो the origin of our solar system। अगर बेटा आपसे कोई पूछे कि बताओ ओवरऑल पूरी धरती पे अगर हम बात करें तो सबसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी वो कौन है बताओ, तो सन ही है। कौन है, सन। क्योंकि जो धरती पे प्रोड्यूसर का मतलब जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है वो किससे हो रहा है, सन से हो रहा है। और वो कौन कर रहा है, प्लांट्स कर रहे हैं। कौन कर रहा है, प्लांट्स। अगर प्लांट्स नहीं होंगे, सन नहीं होगा तो प्लांट नहीं होंगे, और प्लांट नहीं होंगे तो हम कैसे होंगे, हम तो वैसे भी एक कैसे हैं, कंज्यूमर है। कैसे हैं, कंज्यूमर। हम लोग प्रोड्यूस करना है। तो देखो बेटा ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम लिख लिया, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम लिख लिया जी। इसके बाद देखो अगला पॉइंट इसी में लिखो, सोलर सिस्टम लिया। एंड
अर्थ फॉर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि धरती कब बनी या सोलर सिस्टम कब स्टार्ट हुआ यहाँ पे 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा, देखो द सॉलिड पार्ट ऑफ आवर प्लेनेट, the solid part of our planet earth was called lithosphere। इसको क्या बोलते हैं बेटा? लिथोस्फीयर, जो सॉलिड पार्ट होता है, यानी कि जो धरती होती है इसको लिथोस्फीयर। and the gaseous part and the gaseous part and the gaseous part and the gaseous part was known as atmosphere। as atmosphere, atmosphere बोलते हैं लोग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें बेटा, देखो व्हेन द अर्थ सरफेस कूल्ड, व्हेन द अर्थ सरफेस कूल्ड, कूल्ड मतलब ठंडी हुई होगी, व्हेन द अर्थ सरफेस कूल्ड एंड इट्स टेम्परेचर डिक्रीज टू 100 डिग्री, यानी कि जब इसका टेम्परेचर कितना हुआ होगा 100 डिग्री से कम। तो लिखो 100 डिग्री कॉमा लगाओ और लिखो वाटर फॉर्म्ड ऑन इट, और यहाँ पे क्या बना होगा? पानी। वाटर फॉर्म्ड ऑन इट। अच्छा एक बात बताओ, ये तो आपको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं धरती पे जितने भी एनिमल्स आए हैं या जो भी आया है, तो उसका जो लाइफ एपियर हुई होगी वो कहीं ना कहीं वाटर से हुई होगी, बिना पानी के संभव नहीं था कभी। ठीक है, तो इनका मानना था कि सबसे पहले थ्योरी आई, बिग बैंग थ्योरी आई। उसने ये कहा कि जो यूनिवर्स है यहाँ पे क्या हो रहा होगा, एक बम विस्फोट हुआ होगा, और जो टुकड़े हैं वो क्या है, जैसे हमारा प्लेट हो गया, अर्थ हो गई, टुकड़ा है सही है उसी का। और इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा था उस टाइम, जब टेम्परेचर कम हुआ होगा तो यहाँ क्या बना होगा? पानी बना होगा। सही है, उसी को हम लोग बोलते हैं बिग बैंग, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन को। क्लियर हो? तो यहाँ पे तो इतना बताया गया था। अब आप लोग नेक्स्ट टाइम डालो बेटा, थ्योरीज फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि कौन कौन सी थ्योरी थी या क्या क्या थ्योरी दी थी ओरिजिन ऑफ लाइफ की। थ्योरीज फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ। theories for origin of life, origin of life, यानी कि धरती पे जो लाइफ स्टार्ट हुई है उसकी साइंटिस्ट ने कौन कौन सी थ्योरी दी थी वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, उनको पहले क्या मानना था ऐसे आगे कैसे करके उन्हें पता लगा कि हमारी लाइफ कैसे बनी है। ठीक है, और लाइफ कब देखी गई थी पता है आपको? 4 बिलियन ईयर्स एगो, मतलब धरती बनने के 4.5 ना, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 500 बिलियन मतलब 4.5 जो 5 बिलियन ईयर्स से पहले क्या बनी थी? धरती बनी थी। क्या बनी थी? धरती। और 4.5 यानी कि बोल सकता हूँ 500 मिलियन साल लगे क्या आने में? लाइफ आने में। सोचो कितने साल लगे? 500 मिलियन साल लगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट, अगर आप बोलोगे फर्स्ट पहली बार लाइफ देखी गई थी वो देखी गई थी 4.5 बिलियन ईयर से। समझ रहे हैं आप लोग? और जो तुम्हारा धरती बनी है वो कब बनी है बेटा? 5 बिलियन ईयर से हो। और जो यूनिवर्स है वो कब का है? 20 बिलियन ईयर से हो। ये डेट याद रखना बेटा, जो आपका यूनिवर्स होगा वो कब का है? 20 बिलियन। और जो लाइफ वो धरती बनी वो कब बनी? 5 बिलियन। और जो लाइफ देखी गई थी वो कब देखी गई थी? 4.5। इसका मतलब ये हुआ कि 500 मिलियन साल लगे खाली एक लाइफ को आने में। तो ये छोटी मोटी कहानी सुनना है जो आप लोग ऐसे आज ये धरती बनी कल को
ये बन गया प्रेमपाल। ऐसा ना क्या यहाँ पे बेटा 500 साल लगे, 500 मिलियन साल लगे खाली ये करने में कि प्रोकैरियोटिक सेल आ जाए यहाँ पे। समझ गए आप लोग? तो ये बहुत बड़ा ये एक रीजन है, सही है। तो यहाँ पे थ्योरी साइंटिस्ट क्या क्या मानना था ये हम पढ़ते हैं। तो आप लोग फर्स्ट पॉइंट देखना बेटा, देखो आप वो सॉरी नेक्स्ट पॉइंट देखो, पहला पॉइंट देखो, देखो लाइफ अपीयर्ड देखो बेटा, दैट इज कॉल्ड, देखो लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स 500 मिलियन ईयर्स 500 मिलियन ईयर्स देखो 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, after the formation of earth, that is 4 billion years ago। ये यहाँ पे बेटा 5 नहीं होगा, अर्थ बनी तो 4.5 में बनी है और ये जो आई है वो 4 बिलियन आई है। ये जो that is 4 billion years ago, क्योंकि जो अर्थ बनी वो कब बनी 4.5 बिलियन से बनी, ध्यान रखो 4 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 500 मिलियन साल लगे, सही है। तो आप लोग थ्योरी लिखो बेटा, सबसे नंबर 1 थ्योरी हेड डालो, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। और ये थ्योरी दी थी स्वार्ज, साइंटिस्ट का नाम था स्वार्ज, स्वार्थ नहीं स्वार्ज, ठीक है, ये स्वार्ज, सही है। इनने पता है क्या बताया था, इनने बेटा स्वार्थ से, ये तो पता नहीं भक्ति वाले आदमी होंगे, इनने ये बोला था कि जो लाइफ बनी है वो गॉड से बनी है। किससे बनी है? गॉड से। इनने ये नहीं कहा था ब्रह्मा से बनी है किससे बनी है, लेकिन इनने एक बात कही थी खाली गॉड से बनी है, ठीक है। अब उनका मानना क्या था कि ब्रह्मा थे या कौन थे, तो अपने अपने अनुसार लिख लेना, ठीक है। तो देखो इसमें देखा, देखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, देखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory everything was created by God, created by God, created by God, यानी कि इन्हें कहा था हर कोई किससे बना हुआ है, गॉड की कैपिटल जी होती है, तो हर कोई किससे बना है, गॉड से बना है। गॉड, अब आप लोग कौन से गॉड से बना है, चाहे आप लिखो ब्रह्मा से बना है, चाहे आप लोग कुछ भी लिखो, ठीक है। तो इनने ये कहा था कि हर कोई किससे बना है बेटा, भगवान से बना है। अब इनने क्या सोच के कहा था, इनकी थ्योरी थी तो हमने लिखवा दी, ठीक है। नंबर सेकंड में डालो, नंबर सेकंड डालो, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, theory of spontaneous generation, theory of spontaneous generation, spontaneous, SPONTANEOUS, लिख लिया। स्पॉन्टेनियस जनरेशन में ब्रैकेट में लिखना ए बायोजेनेसिस, ब्रैकेट में लिखना ए बायोजेनेसिस, अच्छा इनने क्या बताया था, देखो इस थ्योरी में क्या कहा था बेटा, देखो इस थ्योरी ने कहा था कि जो लाइफ बनी है वो नॉन लिविंग से बनी है, किससे बनी है, नॉन लिविंग से। ये वैलेंस का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग। लेकिन क्या ये संभव था, नहीं, लाइफ कभी लाइफ नॉन लिविंग से बन सकती है क्या, नहीं बन सकती। तो इनका जो सपोर्ट किया था वो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वॉन हेल्मोल्ट। क्या नाम था, उनने ये कहा था, उन्होंने दावा किया था
कि अगर तुम पसीने की भीगी हुई शर्ट हो, पसीने की भीगी हुई शर्ट हो, अगर जो आटा होता है आटा, अगर तुम उस पे रख दो 21 दिन तक तो उससे चूहे बन जाएंगे। उन्होंने पता नहीं क्या किया था, ऐसा क्या देख लिया था, तो उन्होंने ये दावा किया था। तो इस थ्योरी को सपोर्ट किया था, तो समझ सकता है किसने किया था, तो किया था वॉन हेलमोंट ने। किसने किया था? और इन्होंने ये कहा था कि अगर आप लोग पसीने वाली शर्ट को, अब उनने रखी होगी तो चूहे कहीं से कूद के आ गए होंगे। अब उन्हें लगा कि अब चूहे हुई या प्रोडक्शन कर दिया होगा वहीं पे, उन्हें लगा होगा कि चूहे बन गए। जब बनी नहीं तो फिर कैसे आ गए होंगे हैं? जब बनी नहीं थी तो फिर कैसे आ गए? इन्हें तो एक थ्योरी बताई थी, गाली करके देखा था बाप, तो इन्हें कहा था ऐसा हो रहा है। हमने वो उस टाइम तो ना कह रहे थे कि चूहे से हम लोग बोले, ऐसा ना बोल रहे थे, वो ऐसा बोल रहे थे कि ये जो जो देखो इन्हें थ्योरी थी, जो ए वायलेंस थ्योरी है, ये कहती है कि जो लाइफ बनी है वो नॉन लिविंग से बनी है। तो इन्हें वॉन हेलमोंट ने इसका सपोर्ट किया था, कहते हाँ सही कह रहे हो तुम, ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा मैंने भी देखा कि मैंने जब गंदी अपनी शर्ट से पसीने वाली वो आटे पे रख दी थी तो उसमें 21 दिन में चूहे बन गए थे। पता नहीं मैं कुछ पीस भी आगे किया था, ये थ्योरी दे दी पता नहीं क्या। चलो ऐसा कैसे सकता है बेटा, आप लोग सोचो, सही है। अब कहीं आपने नहीं देखा है था, नहीं देखा है, चलो देखो बेटा। देखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग, ये तो औरतों के लिए नहीं बोलते हैं, फिर दिखाइए देखो देखो अभी बोलना है, कैसे बोलते हैं, इनकी आवाज समझ देखो बेटा, देखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहना होगा तुमसे, लाइफ वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, अकॉर्डिंग टू दिस देखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग, फ्रॉम नॉन लिविंग, यानी कि लाइफ इनने क्या बताया था कि जो लाइफ बनी है किससे बनी है, नॉन लिविंग। और देखो लाइफ वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग, देख लिया। और इस थ्योरी को सपोर्ट किसने किया था, वॉन हेलमोंट ने। नेक्स्ट पॉइंट देखना, देखो ए बायोजेनेसिस, ए बायोजेनेसिस, ए बायोजेनेसिस was strongly supported by, was strongly supported by, supported by वॉन हेलमोंट। अच्छा इन्हें वॉन हेलमोंट ने वहां भी अपना रोल दिखाया था, फोटो देश में ध्यान है आपको, वॉन हेलमोंट ऐसे लिखो, वॉन हेलमोंट, ठीक है। तो लिखो वॉन हेलमोंट, इसके आगे लिखो ही क्लेम, ही क्लेम, ही क्लेम, ही क्लेम फॉर्मेशन ऑफ माइस, ही क्लेम फॉर्मेशन ऑफ माइस, फॉर्मेशन ऑफ माइस इन 21 डेज, in 21 days, 21 days if a sweat, if a sweat, पसीना वाला sweat ना, sweat लिख लो, if a sweat soaked, sweat soaked dirty shirt, soaked मतलब भीगी पसीने, sweat soaked लिख लिया, soaked dirty shirt is kept in wheat wall, wheat wall मतलब क्या होता है, गेहूं का आटा, ये जो होता है। तो इनने कहा था कि अगर आप आटे पे पसीने की शर्ट रख दो तो 21 दिन में क्या बन जाते हैं, चूहे। आप लोग बनाने हो तो आप बना सकते हो, ठीक है। कोई शर्ट हो पसीनी गंदी, वो आटे रख देना कट्टे पे, आप उससे 21 दिन में चूहे बन जाएंगे, ठीक है। चलो बेटा इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी देखो,
नेक्स्ट थ्योरी है निकालो कॉस्मोलॉजिक थ्योरी, और इनके बारे में सबसे बड़ा ध्यान रखना है, गलती मत कर देना दूसरी थ्योरी, ये सब इंपॉर्टेंट है क्या है यार। मैं ये कह रहा हूँ निकालो थर्ड थ्योरी निकालो कॉस्मोलॉजिक थ्योरी, कॉस्मेटिक नहीं कॉस्मोलॉजिक, अभी से कॉस्मोलॉजिक क्या हो रहा है, कॉस्मोलॉजिक थ्योरी जो ओरिजिनल वो पढ़ाएगा बेटा ये थ्योरी आई थी तो आप समझती जो रियल है वही किताब में रखेगा, फालतू में स्टूडेंट को प्रेशर बना। अब ये है किताब में आपके, और आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है बेटा, पढ़ना पड़ेगा आप लोग को। अच्छा अच्छा अब तुम्हें अच्छा क्या लगता है? अच्छे की बात है नहीं वैसे नॉर्मली क्या सबसे अच्छा क्या लगता है? सोना किताब में नहीं पूछ रहा हूँ, सब कुछ में सबसे अच्छा क्या लगता है? मुझे हिस्ट्री पढ़ने में मजा आता है। सोना। अरे सोना ये वाला नहीं, पहनने वाला नहीं, सोना वैसे नींद वाला स्लीपिंग। हाँ तो क्या अच्छा लगता है? कुछ भी अच्छा लगता है। एडिशन चीज होगी तो भी अच्छा लगता है। खाना अच्छा लगता है, खाना तुम्हें कैसा लगता है? ड्राइंग करना ये करती भी रहती है आप। सही है, ड्राइंग चाहिए। अच्छा इसकी 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 ड्राइंग वास्तव में अच्छी चाहिए, मैंने देखी नेचुरल अच्छी है। अभी तक तुम्हें सीखी नहीं है ना, सीखी नहीं है ये नेचुरल टैलेंट है। और मुझे लगता है हर किसी के अंदर नेचुरल टैलेंट होता है, उसमें देखो छिपा रहा है ये एवोल्यूशन करने की जरूरत है ना उसको। हाँ अब किसी का क्या होता है हिडन टैलेंट, वो ऐसे बेटा बेचारा बंद रहता है, वो उसकी शादी हो जाती है, उसके बाद बीवी उसका निकालती है मारना लगी। अब किसी का क्या होता है जो हिडन टैलेंट होता है वो निकल आता है पहले। जैसे आपको जिस काम को करने में सबसे ज्यादा मजा आता है वो आपका पोटेंशियल है, पोटेंशियल। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपका ना शादी करने में मजा आता है, वो अलग बात है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि कोई ऐसा पैशन आपका, जैसे किसी को पढ़ने में मजा आता है, जैसे मुझे पढ़ाने में मजा आता है। और मैं कभी भी इस चक्कर नहीं पढ़ाता हूँ कि मुझे कभी आज तक बोल नहीं लगा पढ़ाते हुए, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाते हुए, मतलब सही लगता है मुझे। और मैं जैसे संडे होता है तो मुझे बहुत बेकार लगता है, पैसे के लिए नहीं करूँ, वैसे ही करूँगा, ठीक है। तो क्या होता है कि मुझे पढ़ाते हुए अच्छा लगता है। कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि क्लास का टाइम होता है तो मैं क्लास ला दूँ, हमेशा एक क्लास से 1 घंटे के 3 घंटा क्लास में, लेकिन क्योंकि मुझे नॉर्मली सही लगता है पढ़ाते हुए, ये पैसा नहीं हो सकता है। और जिसका अगर पैसा नहीं है तो उसे लगेगा कि यार क्लास पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है। हाँ ये बात अलग है कि छुट्टी की संडे को मिलती खाली, तो उसमें ये लगता है कि यार आज थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर ले, जैसे कपड़े धो लो, नहा लो, सही है। लेकिन वैसे मुझे इतवार को हमेशा बेकार लगता है यार खाली। मुझे लगता है कि यार जो खाली लोग रहते हैं वो रहते कैसे हैं, मुझे समझ नहीं आता। होते नहीं बहुत सारे खाली लोग, उनका कोई काम ही नहीं होता है, उन्हें पता ही नहीं हम करेंगे क्या। उन्हें क्या है, सो उठे फिर चाय पी ली, फिर घूम लिए, फिर आए खाना खा लिया, फिर घूम लिए, फिर आए फिर खाना खा लिया, फिर सो गए। और फिर अगले दिन को भी यही करना है, फिर अगले दिन को भी यही करना है, भाई पता नहीं क्या। अब जब कितने साल करते हैं कुछ लोग तो ऐसे, जब एज हो जाती है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ तो लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये बहुत बेकार है अगर आप किसी दिन चले जाते हो तो। आप लोग काम क्या है, खाली पढ़ाई करना है। आप लोग खाली बैठे बैठे पढ़ाई करते रहते हो, आपको सुनना करोगे। और उसके बाद आपको वरना खाली बैठते हो बहुत बेकार लगता है। और आपको अगर अच्छा लगता है तो मुझे लगता है आप टाइम का बर्बाद कर रहे हो खाली, और लगातार टाइम क्या हो रहा है, स्पेंड हो रहा है। चलो देखो कॉस्मोलॉजिक थ्योरी लिया, ऑब्लिक करके इसको दूसरे नाम से बोलते हैं बेटा थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। क्या बोलते हैं अभी इसमें नहीं लिखा ये। अरे कहां है आपको अच्छा क्या लगता है सर? हैं पढ़ाना सब बताइए। टीचिंग करना अच्छा लगता है। हिम्मत को क्या अच्छा लगता है? आगे आगे गाना, सही बात। तुझे कैसा लगता है? आगे गाना। दो लोग लड़ाई कर रहे हैं तो उसके बीच में बोलना। हाँ, बस। हैं इससे अच्छा लगता है। ये वो काम अच्छे से लगता है। बेटा लिखो थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, ठीक है। देखो इसका मानना क्या था, ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी ने दी थी, उनका मानना ये था कि जो लाइफ आई है वो दूसरे प्लेनेट से आई है। किससे आई है? वहां से किसी टाइप के स्पोर वगैरह गिरे होंगे और यहाँ पे लाइफ स्टार्ट होगी।
आप उनसे पूछ रहा है कि वहां पे मिला कैसे आई, स्कोर कहां से आया, वहां पे बेचक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन इन्हें मेरी थ्योरी तो हम पढ़ना है। तो देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट कैसे लॉजिक लगाते हैं? ए देखो प्रोटोप्लाज्म रीच्ड, देखो प्रोटोप्लाज्म रीच्ड, प्रोटोप्लाज्म रीच्ड, प्रोटोप्लाज्म रीच्ड ऑन अर्थ in the form of spores, from the other planet, दूसरे प्लेनेट से। किसी को डांस करना होता है ना, नेचुरल टैलेंट होता है, वो नहीं सीखते हैं। और आरती क्या होता है, खाना, नहीं ये पराठे बहुत खाती है। और किसी का राइटिंग अच्छा लगता है लिखते हुए, लिखना तो और किसी को मोबाइल चलाना अच्छा लगता है, ये ऐसा ही होता है। तो वो तो अपना अपना शौक है बेटा। ये देखो, तो आप लोग समझ गए यहाँ पे इन्हें ये कहा था कि जो लाइफ आई है वो किससे आई है, दूसरे प्लेनेट से आई है। ठीक है, यहाँ पे वहां से स्पोर वगैरह गिरे होंगे, यहाँ पे लाइफ बन गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम थ्योरी डालो, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ये थ्योरी सही थी, ये वास्तव में थ्योरी जो है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस देखो, थ्योरी ऑफ कम हो गई क्या बात, क्या होगा, गर्मी लग गई है। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस क्या, फिजिक्स में सब कुछ सही है, प्रूव है सब प्रूव है। एंड थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस हो गया। डाल दिया। बायोजेनेसिस का मतलब इन्हें ये कहा था कि हाँ थ्योरी जो इन्होंने बताया था कि जो लाइफ आई है वो लिविंग से ही आई है, नॉन लिविंग से नहीं आई है, क्योंकि लिविंग से ही लिविंग सेल बनती है। तो देखो न्यू ऑर्गेनिज्म कैन बी originated on earth only by pre-existing life। originated क्या लिखा आपने, originated on earth only by pre-existing life। अब देखो इन साइंटिस्ट का क्या मानना था, समझो ये क्या चाह रहे थे और क्या ये समझना चाह रहे थे। इन्हें ये बोला कि हमेशा धरती पे लाइफ आई है, इसका मतलब ये हुआ वो कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आई है। मतलब अगर कुत्ता बना है तो कुत्ता किसी ना किसी से बना होगा, लेकिन वो लिविंग से ही बना होगा। समझे बात को क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे इंसान बना है, अब ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट इंसान बन गए भाई, हमारा भी कहीं ना कहीं पूर्वज हो सकता है। क्या मछली रहे हो, मछली से बने हो, या मछली फिर किसी और से बनी हुई। आपको क्या लगता है इंसान एकदम बन गया है? नहीं बेटा, पहले बंदर थे, बंदर से पहले और कुछ हो गए, समझे चल। इसके बाद तो हल्के हल्के हमारा क्या हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, बात मत करो, सबसे पहले धरती बना होगा, आपके अकॉर्डिंग क्या बना होगा बताओ, आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या बना होगा सबसे पहले धरती बना, क्या बना है बताओ। चूहा बना होगा, चूहा कहाँ से बना होगा, बंदर बने थे, कीड़े मकोड़े, प्लांट्स। बेटा सबसे पहले जो बनी होगी वो बनी होगी प्रोकैरियोटिक सेल, खाली प्रोकैरियोटिक सेल पर। समझो बात को, क्योंकि आपको बताए सबसे पहले क्या बनी होगी प्रोकैरियोटिक सेल, इसके बाद यूकैरियोटिक, और इसके बाद कोई ना कोई छोटी मोटी फॉर्म कन्वर्ट स्टार्ट हुई होगी, और उसमें भी यूनिसेलुलर और बने होंगे। इसके बाद वो कन्वर्ट हुए मल्टीसेलुलर में। तो आपको क्या लगता है आपका बॉडी एकदम बन गया है सर, ये ह्यूमन एकदम बन गए? नहीं, ये बहुत बड़ा बेटा एक वो एवोल्यूशन है, यानी बहुत सालों से चला रहा है। आप लोग समझे
इनका मानना यह था कि जो भी लिविंग सेल होती है वो हमेशा अपनी पुरानी सेल से मिलकर बनती है, मतलब पुरानी सेल से बनी होती है। और ये सेल थ्योरी में साफ साफ दिखाया भी गया है, बताया गया आपको, जो सेल थ्योरी होती है उसमें बताया गया ना कि सेल हमेशा किससे बनती है, अपनी पुरानी सेल से। यानी कि सेल बनती है वो किससे बनती है, पेरेंटल सेल से। ये तो सेल थ्योरी कहती है ना। तो लाइफ पे नॉन लिविंग कैसे बन जाएगी, तो लाइफ भी तो लिविंग से बनी होगी। अब सुनो, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर अगर आप ये कह रहे हो कि लिविंग से बनी है तो फिर वो लिविंग कहां से बना होगा, फिर वो लिविंग कहां से बना होगा, ये चैन चल रही है। तो बेटा इसका एक ही उपाय है कि अब आप लोग समझो, साइंटिस्ट को ये पता लगाना था कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसे बनी, समझे बात को, नहीं समझे। हमने ये तो मान लिया कि हम लोग कहीं ना कहीं किसी दूसरे से बने, दूसरे से बना, तीसरे से बना है, लेकिन लास्ट में आके तुम आ तो यहीं जाओगे प्रोकैरियोटिक सेल पे। और प्रोकैरियोटिक सेल जिससे बनी है वो कंपाउंड कैसे आए धरती पे, वो समझने वाली बात है। तो यहाँ पे इनने यही बताने का प्रयास किया था कि लाइफ कोई नॉन लिविंग से नहीं बनी है, लाइफ हमेशा किससे बनी होगी, लिविंग से ही। आप अपनी तो बात ही मत करो, तुम तो अगर हम बात करें एक कि अगर 100 मिलियन साल पहले जाओगे तो तुम नहीं होगे धरती पे, कोई होगा ही धरती पे, पता नहीं क्या होगा, बैक्टीरिया वगैरह होंगे यहाँ पे। तो ये बात बहुत तगड़ा इवोल्यूशन है, ठीक है, जो हम लोग आज यहाँ पे आ पाए हैं। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक तो इनने ये कहा था कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुआ है वो किससे हुआ है, लिविंग से ही हुआ है, नॉन लिविंग से नहीं हुआ है। तो इनने लिख लिया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट में देखो टू प्रोब, नेक्स्ट पॉइंट देखो टू प्रोब, इसी में लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो टू प्रोब बायोजेनेसिस, टू प्रोब बायोजेनेसिस experiments were performed by, experiments were performed by, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था, ठीक है, इन्हें करा था कौन साइंटिस्ट ने, उनका नाम लिख लो। एक्सपेरिमेंट्स वर परफॉर्म बाय, नंबर 1 साइंटिस्ट का नाम लिखो रेडी, REDI, रेडी, REDI, रेडी, लिख लिया। इसके बाद कॉमा लगाओ और लिखो स्पेलन जेनी, साइंटिफिक नाम कैसे हैं, आपको अच्छे लगते हैं। अरे ये तो अजीब है, SPA, मेरे बंदे का नाम पालेगा, देखो SPA डबल LA NNZANI। बेटा ये कितना किस्म वाला है कि इससे मैं इतना कहता हूँ कि ये मैं इसे पसंद करता हूँ, कितना कहता हूँ, सही बात बताओ। ये मम्मी इसके मम्मी पापा ने इतना नहीं कहा भाई, इतना लगा है मम्मी पापा, समझ रहे हो, कहा मतलब मम्मी पापा नहीं कहा उसके, अच्छा लगता है बच्चा, अच्छा है ना, चलो देखिए बेटा। और तीसरा सब्जेक्ट नाम लिखो लुईस पास्चर, बातें करो तुम तो गधे हो एक नंबर। अंडा को लुईस, नंबर 3 लिखो लुईस पास्चर, LOUIS, लुईस पास्चर, LOUIS, लुईस पास्चर, PASTEUR, ये भी साइंटिस्ट है, ठीक है। तो ये 3 साइंटिस्ट ने प्रूव किया था एक्सपेरिमेंटली कि बेटा कि लाइफ जो आई है वो किससे आई है, बायोजेनेसिस से, यानी कि लिविंग से आई है, ठीक है। इनने किया क्या था, इसका एक्सपेरिमेंट का नाम लो, इसको बोलते हैं स्वान, SWAN, स्वान। इस एक्सपेरिमेंट में किया था, बस नाम लिख लो, कुछ समझ लेना, SWAN, स्वान नेक फ्लास्क, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट, नेक NECK, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। इन्हें क्या करना समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा, समझा बेटा। देखो क्या हुआ था, इनने क्या किया था, एक बर्तन दिया था, यानी कि मटका दिया था, मटका, उसका जो मटका था वो ऐसा था बना हुआ, क्या है, सुराही है, ऐसा दिया था मटका, ठीक है। अरे देखो आप लोग बात बैठा होगा, मुझे देखो मैंने। अब इनने क्या किया है, यहाँ पे कुछ सेल को रखा, किसको रखा, सेल को,
यहाँ पे वो सेल को रखा, सही है, और इसके अंदर पानी भर दिया। क्या भर दिया? पानी भर दिया। इन्हें ये देखना चाहा कि इस पानी में लाइफ आएगी नहीं आएगी, तो इस पानी में लाइफ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बेटा ये सेल यहाँ पे आई नहीं कभी, और यहाँ पे अगर ऐसा होता तो यहाँ पे लाइफ आ जाती, जब नॉन लिविंग से बन जाती चीजें। और इन्हें क्या किया, फिर इसका ये इतना हिस्सा तोड़ दिया। क्या कर दिया? तोड़ दिया। और जब इन्हें तोड़ दिया, अरे तुम लोग क्यों हंस रहे हो बेटा? इन्हें जब तोड़ दिया तो क्या हुआ, लाइफ जो सेल थी वो बाहर से आ गई इसमें, और इसमें देखा गया था कि लाइफ थी। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, स्वान नेक्स्ट ग्रास नेक्स्ट। बाहर से आ गई कैसे? अरे बाहर से हवा चल रही थी, उसमें सेल आ गई। मतलब तोड़ दिया तो। हाँ तोड़ दिया। क्लियर हुआ? तो ऐसी बात, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइफ आई है किससे आई है, लिविंग से ही आई है, नॉन लिविंग से नहीं आई है। समझ गए? ये बनाओगे क्या? तो बना लो। चलो अब आप लोग हेडिंग डालो, जो हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न थ्योरी, ओरिजिन ऑफ लाइफ की, वो बताएंगे। हेडिंग डालो मॉडर्न थ्योरी, जो अभी जो रियल थ्योरी है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है? मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी। ऑब्लिक करके लिखो बेटा, इसको दूसरे नाम से बोलते हैं ओपेरेन-हेल्डेन थ्योरी, ओपेरेन-हेल्डेन थ्योरी, ओपेरेन-हेल्डेन थ्योरी। लिख लिया ओपेरेन-हेल्डेन थ्योरी, और इसके बाद फिर ऑब्लिक लगाओ और लिखो बेटा थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। देखो ओपेरेन-हेल्डेन थ्योरी ओपेरेन-हेल्डेन थ्योरी लिख लिया। ऑब्लिक लगाओ बेटा, और इसके बाद देखो थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। ये सही वाली थ्योरी जो मेन थी, थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन। अब हम लोग समझेंगे बेटा कि कैसे प्रोकैरियोटिक सेल बनी, और इसके बाद कैसे करके यूकैरियोटिक सेल बनी, फिर उसके बाद कैसे करके लाइफ बनी। ठीक है, पहली बात समझो। अच्छा एक बात समझो, ये तो बात आपको समझ में आ रही है कि अगर प्रोकैरियोटिक सेल बन जाएगी इसका मतलब लाइफ बन जाएगी। ये तो बात क्लियर हुई। अगर धरती पे सेल बन जाएगी तो इसका मतलब क्या बन जाएगी, लाइफ बन जाएगी। चाहे उसमें टाइम कितने हजार साल लगे, लेकिन लाइफ बन जाएगी अगर यूकैरियोटिक सेल बन जाएगी तब। समझ गए आप लोग? तो हम लोगों को पहले तो ये समझना है कि प्रोकैरियोटिक सेल ही कैसे बनी, और ये बेटा एक्सपेरिमेंटली मैंने प्रूव भी किया था। जैसे आप लोग ये वाला डायग्राम देखते हो, ये वाला, ये वाला, ये प्रूव करने के लिए था कि कैसे करके लाइफ बन सकती है। तो आप लोग इसमें पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, द थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, the theory was proposed by, the theory was proposed by Russian, अबे साइंटिस्ट क्या कर रहा हूँ, लिखो proposed by Russian scientist, Russian scientist, एक बार हमारा था Russian scientist Operin, Haldane, Operin, Haldane। इसीलिए इन्हें अपनी थ्योरी का नाम रखा था ओपेरेन-हेल्डेन थ्योरी। ठीक है, साइंटिस्ट ओपेरेन-हेल्डेन। ये कहाँ के साइंटिस्ट थे बेटा? रशिया के, रशियन थे, मतलब हाँ ऐसे बोल सकते। इनने बताया था कि लाइफ आई है बेटा प्रोकैरियोटिक सेल बनी है, ये केमिकल एवोल्यूशन हुआ है। पहले क्या हुआ है? केमिकल एवोल्यूशन, और केमिकल एवोल्यूशन होगा तभी तो लाइफ बनेगी, तभी तो सेल बनेगी। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, तुमने आज किसकी पूजा करी? हनुमान जी की। रोज हनुमान जी करता है ना, आज मंगलवार है ना, शुक्रवार है। तो तुमने किसकी पूजा करी? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी की। तू लक्ष्मी सरस्वती नहीं करता है? अच्छा ये
बात मानते हो आप लोग कि थोड़ा बहुत मतलब इससे ये करने से थोड़ा फायदा तो होता है? फायदा होता है बहुत फायदा होता है बेटा। एक बात और कहूँ बेटा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये करो जो तुमने पर करता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अपने अपने जो भी तुम्हारे जिसको तुम मानते हो, हर महादेव बेटा, महादेव वाले वो वाले कौन होते हैं? ये वाले ये देखो, जो भी जो जिसको मानता है, सही है, मुझे लगता है कि उससे हमें फायदा होता है, हमारा जो लक होता है थोड़ा सा वो भी काम करता है लाइफ में। ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं लक के एग्जांपल बताऊं, मेहनत करना अच्छी बात है, उसका हाथ होता है 75%। ये मत कहना खाली लक चलता है, खाली लक नहीं चलता है, तो जीवन चलता है। हाँ, लक तो नहीं चलता है बेटा, वहां पे थोड़ा बहुत चलता है। 75% हमारी मेहनत होती है और लाइफ में 25% लक का भी रोल होता है। लक का जो आप लोग ये कर रहे हो, पूजा पाठ या नमाज आप लोग पढ़ते हो, ये सब है, इसका होता है 25%। कैसे होता है देखो, जैसे सपोज मानो ये कब लक कब यूज होता है, देखो आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं। जैसे आप लोग नीट का पेपर देने जा रहे हो, सही है, सपोज मानो अभी आपने पेपर नहीं देखा है ना, आपको कोई समझाने वाला है, हो सकता है कि आपका बायोलॉजी का एक चैप्टर छूट जाए, मान लो पढ़ने छूट गया, सही है, और लक कहाँ काम करता है कि आप गए पेपर देने तो उसी चैप्टर से खाली यही क्वेश्चन आया, खाली एक ही आया बस, वहां लक का काम लगेगा आपका। आपको नहीं पता था कि मुझे कौन छोड़ना है, वो छूट गया आप लोगों से। अब आपका लक क्या खराब है, आपने क्या किया है, पाप किया है पूरी जिंदगी बस। तो क्या होगा, आपने सारे चैप्टर पढ़े लेकिन जो छूटा उसी से 10 क्वेश्चन आ गए। ये लक काम करता है, क्योंकि आपको नहीं पता क्या आने वाला है पेपर में, तो एक अपने आप ही आ गया, ये लक होता है। दूसरा लक क्या होता है, जैसे बेटा ये बातें कर रहा है, दूसरा मतलब होता है कि आप लोगों ने ध्यान होगा कि जो लोगों की गवर्नमेंट जॉब करने वाली होती है कभी कभी, तो बेटा क्या होता है कि उन्होंने जैसे बीटीसी किया गेट किया, उसके तुरंत बाद वैकेंसी आ गई, वो रनिंग में होती है। रनिंग का समझते हो क्या, समझते हो, वो कंटिन्यू पढ़ाई इस टाइम कर रहे होते हैं। अब उनका सिलेक्शन हो गया, आपने ही बहुत मेहनत से पढ़ाई करी, लेकिन अब वैकेंसी आई 4 साल बाद, तब तक आपकी पढ़ाई छूट गई, पापा ने शादी कर दी। अब क्या होगा, मैं बता रहा हूँ, अब क्या होगा, शादी नहीं करती तो क्या होगा, आप लोगों की पढ़ाई छूट गई तरीके से, आप रनिंग में नहीं रहे, वैकेंसी आई, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो बहुत सारी चीजें होती है बेटा, ये सब किससे डिपेंड करता है, और ये सब मुझे लगता है ये इन्हीं चीजों से आता है, समझ रहे हो आप, अच्छे कर्म से। हाँ, खाली पूजा पाठ से नहीं, ऐसा नहीं पूजा पाठ कर रहा हूँ फिर किसी को दुखी भी कर रहा है बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं, मतलब कर्म और साथ में ये सब चीजें, कर्मा मतलब सारा वर्केज, हाँ ऐसे बोल सकते हैं, ये बात सही है। लेकिन इससे क्या होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं आपको बताऊं, डिस्ट्रैक्शन नहीं ये नहीं बताने वाला हूँ, दूसरी बात बताने वाला हूँ। आप लोग बताओ, आपको अगर हवा जैसे गर्मी होती है, आपको हवा खानी होती है, हवा खानी होती है, तो आपको हवा खाने में मजा छांव में क्यों आता है, धूप में क्यों नहीं आता बताओ? हवा तो वहां भी चल रही है, बाहर भी चल रही है, लेकिन आप लोग छांव में क्यों बैठते हो? वही तो हिसाब होता है कि जो आपके जो मंदिर है या फिर मस्जिद है, उसका मतलब ये होता है कि आप सोच सकते हो कि आपको हर जगह पूजा कर सकते हो, लेकिन वहां बैठ के इसलिए मजा आता है पूजा करने में, ये फायदा होता है कि जैसे आप लोग छांव में बैठ के वो हवा लगती है, उसका मजा आता है। समझे बात को, नहीं समझे? समझ गए? तो ये इसका इतना अंतर होता है, खाली ज्यादा अंतर नहीं होता। आप लोग वैसे भी आप मन में ही मानो भगवान की तरफ से, सही है? चलो देखो ये देखना, According to this theory, life originated by इसके बाद वही पर आप लोग खाली पढ़ाई ध्यान मत दिया, कुछ ऐसी बातें भी सीखा करो। लाइफ ओरिजिनेटेड बाय द कॉम्पोजिशन ऑफ केमिकल, घर वाले जरूर सुनाते हैं, कॉम्पोजिशन डांटते हैं घर वाले, कॉम्पोजिशन ऑफ केमिकल, सर वो क्वेश्चन बता दो। क्या बता दूं, 100% बता दूंगा, अभी बता दूंगा। हाँ, कॉम्पोजिशन ऑफ केमिकल देख लिया। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, कॉम्पोजिशन होता है किसका, केमिकल का। तो आप लोग ऐसा करो, पहले देखो ऐसे लिखना, एरो बना लें, ठीक है, नीचे मतलब बीच में लिखो CHON, देखो पहले लिखो CHON, इसके नीचे एरो,
बना दिया। इसका मतलब तुम्हें ये पता लगा कि धरती सबसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये आएंगे, तभी तो केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग। और ये क्या होते हैं? एटम्स। क्या होते हैं? एटम्स। हाँ, तो देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लिख लिया। और ये क्या होते हैं बताओ? एटम्स तो हैं। हाँ एटम्स। अब इसके नीचे क्या बनाओ इसे? इसका मतलब है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अगर ना होते तो ये लाइफ नहीं होती, आजम नहीं होते। सही है? इसके बाद फिर से एरो बनाओ और लिखो NH3 NH3 NH3। इसके नीचे हाँ देखो NH3 कॉमा H2O कॉमा CO कॉमा N2 कॉमा H2। देख लिया? ये क्या है बेटा? मॉलिक्यूल। तो एटम से क्या बन गए? मॉलिक्यूल। यही तो गधों का केमिकल रिएक्शन है। एटम है। क्या कहती है? ये कहती है लिखो। मैंने बोला बेटा NH3 H2O कॉमा CO हाँ CO कार्बन मोनोऑक्साइड। देख लिया? कॉमा N2 कॉमा H2। अब आप लोग बताओ, हमने एटम से क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गए। मॉलिक्यूल बन गए। इसके बाद देखो फिर और लिखो CH4 कॉमा HCN CH4 कॉमा HCN CH4 कॉमा HCN। और ये क्या होते हैं? कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इससे पहले वाले कहते हैं इनऑर्गेनिक। अब आप लोग अगर केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जब अगले इवोल्यूशन करेंगे तो क्या बनेंगे? हाँ बताओ, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या बना सकते हैं बेटा? अब बनेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल। कौन से बनेंगे? माइक्रो। उसके बाद क्या बनेंगे? मैक्रो। समझ रहे हो? ऐसे के इवोल्यूशन हुआ है। फिर जाके कहीं सेल बनी। क्या लिखा आपने? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख लिया? हाँ। इसके बाद फिर आता हूं नीचे लिखो एल्डिहाइड कॉमा कीटोन एल्डिहाइड कॉमा कीटोन कॉमा अल्कोहल क्या लिखा आपने? एल्डिहाइड कीटोन कॉमा पेंटोस पेंटोस कॉमा हेक्सोस कॉमा अमाइनो एसिड। देख रहे हो? अमाइनो एसिड कॉमा ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल कॉमा फैटी एसिड फैक्टिक एसिड नहीं फैटी एसिड कॉमा नाइट्रोजनस बेस। अच्छा बताओ ये सब चीजें क्या है? माइक्रो मॉलिक्यूल्स। क्या है? माइक्रो ब्रैकेट में लो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब आपने पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने, इसके बाद ऑर्गेनिक बन गए, इसके बाद क्या बन गए? माइक्रो। अब इसके बाद क्या बनेंगे बेटा? मैक्रो। क्या बनेंगे? मैक्रो। ऐसे इवोल्यूशन हुआ है, समझ रहे हो? ऐसे नहीं ब्रह्मा से बने। ब्रह्मा ने क्या पैदा किया था? इसके बाद नीचे फिर से बनाओ, फिर से नीचे बनाओ और देखो प्रोटीन एरो बना के नीचे देखो प्रोटीन बेटा। इसके बाद एरो बनाओ नीचे और लिखो प्रोटीन। क्या लिखो? प्रोटीन कॉमा पॉलीसैकेराइड प्रोटीन कॉमा पॉलीसैकेराइड कॉमा फैट कॉमा न्यूक्लिक एसिड। बताओ ये क्या है? मैक्रो। ये क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल तो फैट और कॉमा फैट कॉमा न्यूक्लिक एसिड। ये लिया बेटा। चलो ये टाइम आपको एक बच्चे हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मंडे को पढ़ते हैं। कब पढ़ेंगे? मंडे को। और ये चैप्टर आपका फिर स्टार्ट करूंगा अगले कंटिन्यू। ठीक है? मैं कुछ सिखा रहा हूं। ठीक है? ठीक है? कोई बात है ना? और मेरी बात सुनो दूसरा इसके फोटो हमारे चैनल भेज दो। अरे ध्यान नहीं रहेगा। अभी ले लो अभी ले लो। आज के देश में किसी के पास फोन है? ये नहीं मेरे ये भेज देगी। ग्रुप में भेज देना। लो फोटो ले लो। ग्रुप
वो ए बेटा ये बंद कर देना वीडियो बंद कर have a C macro.